रोजी रोटी। जब भी कोई किस्सा या कहानी सुनी जाती है या सुनाई जाती है तो उस हर किस्से कहानी में ज़्यादातर गलत मर्द ही निकलते हैं। औरतें तो बस जुल्म सह रही होती हैं। पर क्या ये सच है? कुछ हद तक, पर हमेशा नहीं। क्योंकि ऐसे कई घर हैं, आपके आसपास भी होंगे, जहां अत्याचार पुरुषों पर हो रहे हैं। ऐसा ही एक पुरुष था विवेक। ये कहानी शुरू होती है केतकी भवन से, जहां केतकी अपने पति, 2 बेटों, बेटी और बहू के साथ रहती थी। एक बड़ा सा भरा पूरा परिवार। सुबह के 8 बजे विवेक अपने कमरे में तैयार हो रहा था, तभी वहां वरुण आता है। भैया ज़रा 200 रुपये दो ना। अरे कल ही तो तूने मुझसे 500 रुपये लिए थे टीचर्स डे का बोलकर। अब किस बात के 200 रुपये? कॉलेज में पढ़ता हूँ मैं भैया, कोई बच्चा नहीं हूँ कि खाली जेब सभी के बीच चला जाऊँ। यहाँ सभी कैंटीन में जाते हैं तो मुझे भी जाना पड़ता है। पर हाँ, मैं खर्च नहीं करूँगा, पैसे जेब में होने चाहिए बस। अच्छा तो ये बोलना, ये ले 500 रुपये, अब इसे उड़ाने मत लगना। थैंक यू भैया। और अपने भाई से पैसे लेकर वरुण फौरन अपना बैग उठाकर कॉलेज के लिए निकल जाता है। तैयार होकर विवेक जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलता है, उसकी माँ उसे टोकते हुए कहती है, नहीं लेकर आया ना तू मेरी दवाइयाँ? अरे हाँ मम्मी, मैं तो भूल ही गया। आपने प्रिस्क्रिप्शन दी थी, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी। मेरी जेब में रहती ना तो मुझे अच्छे से याद रहता। क्योंकि वो प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास है, तू तो टेबल पर ही छोड़कर चला गया था। एक काम बोला था मैंने तुझे, वो भी तुझसे हुआ नहीं। मेरी बीपी की दवाइयाँ लानी थी, ऐसा तो नहीं है कि मैं तुझसे कोई गले का हार मंगवा रही थी। खैर तुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं तो ऐसे भी तेरे लिए बोझ हूँ ना। कल मरती आज मर जाऊँ। सास ससुर के ताने सुनकर बुरे से बुरी स्थिति से गुजरकर तुम लोगों को बड़ा किया, और आज तुम लोगों को मेरी दवाइयाँ भारी हो रही हैं। अरे नहीं नहीं मम्मी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो क्या ना, मेरे दिमाग से निकल गया, पता नहीं कैसे। ऐसे ही हमारे दिमाग से भी चीज़ें निकल जाती तो स्कूल के बाद तुम लोग कभी घर ही नहीं आ पाते। अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी पड़ती है, चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ती है। और हमारे आगे तो तुम 3 बच्चे थे, यहाँ तुम चारों के आगे बस हम दो को ही देखना है तुम्हें, और तुमसे वो भी नहीं हो रहा। आजकल के बच्चों को तो पीजी वाली लाइफ चाहिए, जब मन किया उठे, जब मन किया सोए, हाथ में लैपटॉप लेकर इधर उधर डोले, कॉफ़ी पी और सो गए। जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता कोई। फिर से वही सब। पूजा, मेरे लिए नाश्ता लाने की ज़रूरत नहीं है, ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। ये कहकर विवेक भगवान का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर चला जाता है। ये लीजिए, अगर सच बोल दो तो ये खाने पर गुस्सा दिखाते हैं। बैठे बैठे बना बनाया खाना मिल रहा है ना, तो बोली तो निकलेगी। ऑफिस से आने दे इसे, रात को इसे कुछ भी परोसने की ज़रूरत नहीं है बहू। इससे भी तो पता चलना चाहिए कि खाने का अनादर करने की सज़ा क्या होती है। रात को थका हारा विवेक काम से घर लौटता है। खाना लगाओ यार पूजा, बड़ी ज़ोरों की भूख लगी है। पहले ये बताओ, तुम शिमला मिर्ची लेकर आए? सुबह टमाटर भूल गए, अभी शिमला मिर्ची। तो कल के जो वेजिटेबल थे उससे बस हम सब के लिए ही सब्जी बन पाई है। पूरी बात बताओ ना भाभी, जो हरकत आपने सुबह की है उसके बाद पापा ने आपको खाना देने से मना किया है। भाई मेरा डिनर हो गया, मैं चलती हूँ। एक एक करके सभी खाकर चले जाते हैं। भूख के मारे अब विवेक के सर में दर्द होने लगता है। वो पूजा से कहता है, पूजा ज़रा चाय बना देना। चाय के लिए तो पापा ने मना नहीं किया है ना। अब 10 बार मैं किचन में नहीं जा सकती। चाय पीनी है तो खुद बना लो। वैसे भी तुम सब्जी लेकर नहीं आए थे, तुम्हारे कारण मैं पिज्ज़ा नहीं बना पाई। तो अब तुम तो मुझसे कुछ उम्मीद ही मत रखना। मैंने कहा था कि आज ऑफिस से जल्दी आ जाना, पर नहीं। अरे ऑफिस में काम ही इतना था पूजा। एक तो मैं टिफ़िन लेकर नहीं गया, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, और वहाँ कैंटीन में खाने तक का ऑफ नहीं दिया आज बॉस ने मुझे। काम ही इतना है। चलो कोई बात नहीं, मेरी ही गलती हो गई। मैं कल सुबह उठते ही तुम्हारे लिए शिमला मिर्ची ले आऊँगा बस। और इतने थके होने के बाद भी विवेक खुद चाय बनाकर पीता है। अगली सुबह उठते ही सबसे पहले विवेक पूजा की पसंद की ताज़ी सब्जी लाकर रसोई में रख देता है। चश्मे वाले से पापा का चश्मा लाना बाकी है, मम्मी का टूथपेस्ट ले आता हूँ। सब्जी हो गई, मम्मी की दवाई तो कल रात ही मैं ला चुका हूँ, अब कुछ बाकी नहीं। और फटाफट विवेक सारा काम करके ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है। नाश्ता करके विवेक ऑफिस जा ही रहा था कि उसे रास्ते में शर्मा जी मिल जाते हैं। अरे बेटा, अच्छा हुआ तू मुझे यहीं मिल गया, मैं तेरे ही घर आ रहा था। वो क्या है ना, अब शादी की उम्र हो गई है प्रेम की, तो सोचा प्रिया से उसकी बात चला दूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात कह दी अंकल आपने। मैं घर पर बात करता हूँ। आप एक काम कीजिए, प्रेम का बायोडाटा और फ़ोटो व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे।
और घर लौटते हुए विवेक सबसे पहले सभी के सामने इसी बात को रखते हुए कहता है, बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता सामने से चलकर आया है प्रिया के लिए मम्मी। हमारी प्रिया का भाग्य इतना अच्छा है, ऊपर से प्रेम एक नंबर लड़का है, 1.5 लाख रुपए महीने कमाता है और कोई बुरी आदत भी नहीं है उसमें। तो आप शादी कर लो भाई उससे, 1.5 लाख घर पर आ जाएंगे, पैसे से ही मतलब है ना। अरे बहना तू तो नाराज़ हो गई, हम कोई धक्का देकर थोड़ी ना तुम्हें इस घर से बाहर निकाल रहे हैं। पहले लड़के से बातचीत कर ले, पसंद नहीं आया तो देखा जाएगा। नहीं बर्दाश्त हो रही क्या भाई मैं आपको इस घर में? मैंने कह दिया ना, अभी मेरा शादी करने का मन नहीं है, मुझे कम से कम 1-2 साल चाहिए। अच्छा ठीक है, पर मुझे लगता नहीं कि ऐसा रिश्ता दोबारा मिलेगा। लड़के वाले सारा खर्च खुद लगाकर शादी करना चाह रहे थे मम्मी। चाह रहे थे तो क्या मेरी बेटी के बिना मर्जी के मैं शादी कर दूं उसकी? हैं? तेरा जो करने का मन करता है तू कर प्रिया, मैं हूं ना तेरे आगे खड़ी। बेचारा विवेक, 24 घंटे में एक भी ऐसा पल उसके दिन में नहीं होता था जिसमें उसे सुकून मिले। रात को प्रेम जैसे ही अपने बिस्तर पर लेटता है, पूजा अपनी सहेली से फ़ोन पर बातें करना शुरू कर देती है। क्या तू दुबई जा रही है? पर तू तो अभी अभी बैंकॉक से वापस आई थी ना। अच्छा, वो एनिवर्सरी पर गए थे और ये तेरे बर्थडे पर जा रहे हैं। सही है यार तेरा, मुझे कहाँ फ़ॉरेन जाने को मिलेगा, मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है। अरे मैं तो हनीमून पर भी गोवा गई थी। अरे मैं भी कहाँ तेरी किस्मत से अपनी किस्मत को जोड़ने लगी, सब भाग्य का खेल है। ये कहकर पूजा फ़ोन रख देती है। किसका फ़ोन था? ज़रा सी शर्म नहीं आई ना मुंह खोलकर पूछ लिया किसका फ़ोन था? अरे किसी का भी फ़ोन हो, काले कौवे का फ़ोन था। पर उसका जीवन तो देखो, क्लास में मेरे पीछे बैठती थी और मेरी कॉपी से देख देख कर लिखती थी, और आज कहाँ उसका जीवन अय्याशी में गुजर रहा है और कहाँ मैं ये चूल्हे चौके में फंस गई हूँ। अरे बाबू तो बताओ ना, कहाँ जाना है तुम्हें, क्या चाहिए, गुस्सा क्यों होती हो? और अपने फ़ोन को उठाकर पूजा एक फ़ोटो अपने पति को दिखाते हुए कहती है, मुझे ये चाहिए, देख लो विवेक, मुझे कुछ नहीं पता, ये डायमंड का सेट मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। अगर ये सेट मुझे नहीं मिला तो कल से तुम मेरे साथ कमरे में नहीं सो रहे। अरे ये कैसे ज़िद है पूजा, अभी तो मैंने तुम्हें 2 लाख की ज्वेलरी बना कर दी थी ना, उसकी ईएमआई भी अभी तक नहीं चुका पाया हूँ, और ऊपर से ये 2.5 लाख का सेट। हाँ तो सिर्फ 2.5 लाख का ही तो है, 2.5 करोड़ का नहीं है। और अगर औकात नहीं थी तो शादी नहीं करनी चाहिए थी। शादी की है तो पता होना चाहिए कि बीवी तो श्रृंगार करेगी ही, उसके खर्चे उठाने पड़ेंगे ही। बेचारा विवेक पूरी रात टेंशन से सो नहीं पाता। अगली सुबह, पूजा वो मेरी फाइल ढूंढ दो ना, मिल नहीं रही। देख नहीं रहे हो मैंने फेस पैक लगाया है? अब नेकलेस पहनने के लिए मुझे भी तो अप टू डेट रहना पड़ेगा ना। मुझे लगा था रात गई बात गई, पर ये तो रात गई बात गई वाली बात है ही नहीं। अब अच्छा ठीक है, मैं फाइल ढूंढता हूँ, पर टिफ़िन तो दे दो। कौन सा पेट है पता नहीं इनका, जो भरता ही नहीं। और गुस्से में पूजा किचन में जाती है और फ्रिज से ठंडी सब्जी और बासी 2 पराठे निकालकर टिफ़िन में पैक करके विवेक को पकड़ा देती है और फिर से शीशे के सामने बैठ जाती है। और हमेशा की तरह विवेक को बासी खाना लेकर ही ऑफिस के लिए निकलना पड़ता है। ऑफिस में विवेक अपने कलीग मिहिर से बात करते हुए कहता है, ब्रो तू ज़रा मेरी हेल्प कर सकता है क्या? मुझे ना 2 लाख के अराउंड अमाउंट की ज़रूरत थी। भाई पहले ही तूने मुझसे जो पैसे लिए थे अब तक नहीं चुकाया है, और अब फिर से 2 लाख की डिमांड कर रहा है। सॉरी ब्रो, और मुझसे क्या ऑफिस में ऐसा कोई नहीं बचा जिससे तूने पैसे उधार ना लिया हो। अब ऐसे क्रेडिट वाले की हेल्प करने का रिस्क ले भी कौन? वैसे ये पैसे भी तो अपने घर के किसी मेंबर की ख्वाहिश पूरी करने के लिए ले रहा होगा ना। अरे ब्रो, व्हेन विल यू अंडरस्टैंड? कोई 8-10 लाख की सैलरी नहीं है तेरी। घर वालों को बोल मेरी इतनी औकात है, इससे ज़्यादा मैं तुम लोगों पर खर्च नहीं कर सकता। मिहिर और विवेक आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ ऑफिस के बॉस आते हैं और इस बात को सुन लेते हैं। विवेक, कम इन माय कैबिन राइट नाउ। विवेक अपने बॉस के कैबिन में जाता है। तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम क्या कर रहे हो? पुराने एम्प्लॉय हो तुम, मेरे छोटे भाई की तरह मानता हूँ मैं तुम्हें, इसीलिए सलाह देता हूँ ज़रा खुद के बारे में भी सोचो। तुम्हारी आँख के नीचे गड्ढे पड़ चुके हैं, दिन रात काम करते हो तुम। पर सर पैसे भी तो ज़रूरी है ना। आप अगर मुझे कोई आउटसोर्स का एक्स्ट्रा काम दे सकते हैं तो वो मैं रात को कर लूँगा। आई नीड मनी सर, मुझे अभी कुछ पैसे चाहिए, मैं ध्यान रख लूँगा खुद का। ठीक है, आज रात से ही 10 बजे से सुबह 4 बजे तक की एक शिफ्ट तुम दे लो, और ये लो 50,000 रुपये।
आई होप इससे तुम्हारी कुछ हेल्प हो पाए। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। विवेक दिन रात पैसे कमाने में लगा रहता है। इसके अलावा घर का राशन लाना, माँ की दवाई लाना, पापा के शौक पूरे करना, बहन को घुमाना फिराना, ये सब कुछ विवेक अकेला ही करता है। पर नहीं किसी को उसकी पसंद नापसंद, उसके शौक की फिक्र होती और ना ही उसकी तबीयत की। एक सुबह, विवेक ज़रा 50,000 दे तो। जी पापा अभी ला। पैसे निकाल रहा है तो मुझे भी ज़रा 10,000 दे दे, मुझे किटी में भरना है। यहाँ विवेक का जीवन खुद किश्तों पर चल रहा था, पर उसके घर वालों के शौक रईसों से कम नहीं थे। मुरारी पैसे लेकर समाज की कमेटी के पास जाता है और वहाँ 10,000 निकाल कर दान कर देता है। ये तो विवेक के पिताजी है। एक कंपनी का बॉस होकर मैं यहाँ 500 रुपये दे रहा हूँ और अंकल जी 10,000 रुपये दे रहे हैं। अब समझ में आ रहा है कि विवेक के सारे पैसे जाते कहाँ हैं। और ऑफिस पहुंचते ही बॉस ने विवेक को इस बारे में बताते हुए कहा, मेरे नज़र के सामने जो है बस वही बता रहा हूँ। दाना करते भी 8 से 10 की लोन की EMI भरते हो तुम, उसके बाद भी तुम्हारे पापा यहाँ हर जगह 10-10 हज़ार रुपये दान कर रहे हैं। अरे भाई, इस तरह से पैसे लुटाओगे तो तुम्हें सड़क पर आने में वक्त नहीं लगेगा। बच्चे नहीं हो तुम कि मैं तुम्हें रोज़ रोज़ बताऊँगा। विवेक, इतना अच्छा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कोई ट्रॉफ़ी नहीं देने वाला, पर तुम्हें तो ट्रॉफ़ी मिल ही जा रही है सबको खुश करके। तो बाहर बैठे अपने कलीग्स को भी खुश कर लो, क्योंकि आज सभी मिलकर तुमसे पैसे मांगने वाले हैं। क्या? ऐसा मत कहिए सर, मैं एक साथ सभी को पैसे कैसे दूंगा? वो तो मुझे नहीं पता। यू कैन गो नाउ। और जैसे ही विवेक अपने बॉस के कैबिन से बाहर निकलता है, सभी के सभी उस पर टूट पड़ते हैं। अब तो मुझे लगता है तूने सोच लिया है कि हमारे पैसे डकार कर यहाँ से भाग जाएगा। अरे मैं तुम्हारे 1 लाख रुपए लेकर कहाँ भागूंगा? तुम ही बताओ प्रेम। मेरा घर यहीं है, मेरा परिवार यहीं है, मैं कैसे भाग सकता हूँ भाई? तुम तो मुझे अच्छे से जानते हो। प्रेम से 1 लाख लिए थे तूने और बाकी सबसे किसी से 10,000, किसी से 20, किसी से 2 लाख, किसी से 4 लाख, कुल मिलाकर 15 लाख रुपए हो रहे हैं। 15 लाख रुपए लेकर तो तुम भाग सकते हो ना? अरे क्या बोल रहा है मिहिर? प्लीज गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं तुम सबके पैसे दे दूंगा। दे दूंगा नहीं, तुम्हें अब देने पड़ेंगे और तुम्हारे पास 15 दिन है। इस 15 दिन में हम सबके 15 लाख रुपए दे दो, वरना 2 जोड़ी कपड़े पैक कर लो और जेल में बैठकर आराम से ऑफिस का प्रेजेंटेशन जमा करना। अरे कहाँ से लाऊंगा पैसे? कैसे होगा ये सब? एक बार में 15 लाख रुपए जैसी मोटी रकम एक ऑफिस में काम करने वाला लड़का लाता भी तो कैसे? विवेक पसीने पसीने हो जाता है और हर तरफ दिमाग लगाना शुरू कर देता है कि कहाँ से वो 15 लाख रुपए लाए। रात को जैसे ही वो घर पहुंचता है, देखता है कि उसके घर में कार खरीदने पर डिस्कशन हो रहा है। कार ले रहे पापा आप? हाँ क्यों भैया, नहीं ले सकते क्या कार हम? और वैसे कार पापा नहीं ले रहे, मम्मी ले रही है, वो भी मेरे लिए। अब रोज कॉलेज टैक्सी में जा जाकर मैं तो परेशान हो गया हूँ। कितनी इंसल्ट होती है मेरी, क्या बताऊँ। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तुझसे नहीं मांग रही हूँ पैसे मैं। मेरी एक FD मैच्योर हो गई है तो 7-8 लाख रुपए आने वाले हैं, तो सोचा वरुण के लिए कार ले लूँ। अगर ऊपर से कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुझे बता दूंगी। ये सुनकर जैसे ही विवेक अपने कमरे की ओर बढ़ने के लिए पहला कदम बढ़ाता है, उसे चक्कर आ जाते हैं। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। सभी हड़बड़ा जाते हैं और उसे लेकर अस्पताल भागते हैं। यहाँ विवेक के घर वाले अस्पताल पहुँचते हैं तो वहाँ ऑफिस के बॉस और उसके कलीग्स पूरे 2 घंटे डॉक्टर की निगरानी में रहने के बाद विवेक को होश आता है। क्या हो गया मेरे हस्बैंड को डॉक्टर? वो तो आपको पता होना चाहिए। 32 साल की उम्र में लड़के को इतनी सारी बीमारियां हो रखी है। BP है, शुगर है, हार्ट रेट भी कुछ सही नहीं है। इसे इतना स्ट्रेस किस बात का है? अभी तो चीज़ें संभल जाएगी, पर अगर यही स्ट्रेस लेवल विवेक का आगे भी रहा तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोग चुप क्यों? और आप लोगों के माथे पर यह सिकन कैसे? आप लोगों को तो खुश होना चाहिए ना कि आप लोगों की सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। आज आपके बेटे की यह हालत ना आपके कारण हुई है। छोटा भाई हो या बहन, बीवी हो या माँ बाप, सभी को बस अपने काम की पड़ी थी। किसी को अपना काम करवाना था तो किसी को पैसे निकलवाने थे। पर किस समय विवेक पर क्या गुजर रही है किसी ने नहीं पूछा। ऑफिस के चपरासी तक से विवेक ने उधार ले रखा है, फिर भी उसके खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे थे। वो खुद तो फटे हुए जूते पहनकर ऑफिस आता है, पर आप सबकी ज़रूरतें पूरी करता है, और आप में से किसी ने भी उसकी नहीं सोची। हे भगवान,
ये कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं अपने बेटे का दुख नहीं समझ पाई। इस गलती के लिए भगवान भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। वरुण, कल मेरी एफडी से जो 7-8 लाख रुपए आने वाले हैं तू विवेक को दे देना। उन पैसों से उसकी थोड़ी तो मदद हो जाएगी। और बाकी के पैसे मम्मी जी मैं अपनी ज्वेलरी गिरवी रख देती हूँ। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं सब देख लूँगा। मुझे पता था कि विवेक को ये दिन कभी ना कभी तो देखना ही पड़ेगा, इसीलिए मैं उसके पीएफ में ज़्यादा पैसे कटवाता था। अब वो पीएफ ही उसकी मदद करेगा और बाकी बचे लोगों के उधार चुक जाएंगे। और इस इंसिडेंट के बाद सभी को समझ में आ जाता है कि वो क्या कर रहे थे। सभी विवेक से अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं और इस दिन के बाद कोई भी अपनी गलती नहीं दोहराता।